जून का महीना शुरू हो चुका है और जून के महीने में 3 बड़े खतरे आ सकते हैं मार्केट के सामने। और अगर इसमें से कोई एक खतरा भी आया या फिर वो बढ़ा तो स्टॉक मार्केट में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टर्स को किन किन संकेतों पे नज़र रखना चाहिए, यही हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। सो नाउ स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें कि किस तरह का परफॉर्मेंस रह सकता है जून में, कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो मेजर इंडाइसेस है ना मार्केट के, वो ऑल टाइम हाई से कितने नीचे हैं या फिर किससे कितने ऊपर है। इससे इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा आइडिया मिलता है ना, पता चलता है कि भाई ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कहाँ पे है। ठीक है, ऐसे तो मैं जनरली पी रेशियो आप लोग को बताता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई से लगभग कितना गिरा हुआ है। क्योंकि 1.5 साल से तो ऊपर हो चुका है, कोई रिटर्न नहीं है और अभी भी पूरा डाउन है। तो भाई ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है हमारा मार्केट। हाँ, दूसरे मार्केट जहाँ के परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है उससे कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम में है, लेकिन हमारा जो हिस्टोरिकल एवरेज कंपेयर करेंगे वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हमारा मार्केट नहीं है। निफ्टी 50 देख लेंगे ना, 10-11% ऑल टाइम हाई जाकर चेक कीजिए, 10-11% उससे नीचे गिरा हुआ है। निफ्टी मिड कैप में अच्छा खासा रिकवरी है, ऑलमोस्ट पूरा रिकवर कर गया है, 1-2% गिरा हुआ है ऑल टाइम हाई से। मैं बोल रहा हूँ निफ्टी मिड कैप 150 ओके, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 भी गिरा हुआ है 9% के आसपास। तो अभी लार्ज कैप यस 10-11% गिरा हुआ, सबसे ज़्यादा वही गिरा हुआ है क्योंकि एफआईआई सेलिंग ना, सबसे ज़्यादा एफआईआई के पास लार्ज कैप्स होते हैं और जब भी वो बेचेंगे तो नेचुरली जो ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा बिकवाली होगा, तो ज़्यादा बिकवाली हो रहा है लार्ज कैप्स में, इसीलिए लार्ज कैप्स में कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है और अच्छा खासा गिरावट भी आया, जबकि मिड कैप्स में अच्छा खासा रिकवरी आया है और स्मॉल कैप भी अभी गिरा हुआ है। देखिए लास्ट वीक एक हुआ था ना, फ्राइडे को अचानक लास्ट में गिर गया था वो MSCI रीबैलेंसिंग, ये तो मैंने सैटरडे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में कवर भी किया था। तो आप लोग पूछ रहे थे क्या इसका असर और भी पड़ेगा। देखिए ये मोस्टली ज़्यादातर जो इसका असर होता है एक दिन का होता है, ठीक है, बाद में ऐसा नहीं कि कई दिनों तक इसका असर होगा। तो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है उसमें जो भी चेंजेस थे वो उसी दिन, जो लास्ट का मार्केट बंद होने के लास्ट का 30 to 60 मिनट का विंडो होता है ना, उसमें ही जो पैसिव फंड्स होते हैं वो ज़्यादातर चेंजेस उसी समय कर लेते हैं, पहले नहीं करते हैं क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के आसपास वो करना चाहते हैं, इसीलिए लास्ट में वो चेंजेस करते हैं। तो उसका कोई खास असर अब फिलहाल नहीं पड़ने जा रहा है मार्केट। सो नाउ हम जून के 3 वो रीजंस के बारे में जान लेते हैं जिसके कारण स्टॉक मार्केट में गिरावट और भी ज़्यादा आ सकता है। नंबर 1 रीज़न तो सबको पता है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, और उसमें भी क्या है, यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, और उसके कारण क्रूड ऑयल का प्राइस का ऊपर जाना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं है, पहले के मुकाबले थोड़ा राहत मिला है, वहाँ से कुछ शिप्स क्रॉस कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से तो खुला नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जब भी ये लड़ाई जो है, अभी तो सही बात है सीज़ फायर है, लेकिन अगर यहाँ पे एस्केलेशन आ गया, यू नेवर नो कब क्या होगा। तो अगर एस्केलेशन आया तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ऊपर जाएंगे, उसके कारण जो हमारा रुपी है और ज़्यादा गिरेगा, हमारा इंपोर्ट बिल है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बिल बढ़ने का मतलब क्या होगा कि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं सामान ना, तो सामान जब आप खरीद रहे हैं, रुपी ज़्यादा गिरेगा तो और महंगा होता जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। कॉर्पोरेट मार्जिन्स है उस पर और ज़्यादा प्रेशर आएगा क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स अगर कोई बाहर से मंगा रहा है उसका प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो सही बात है ना, उसका जो एक्सपेंसेस है बढ़ जाएगा, जिसके कारण मार्जिन्स उसका घट जाएगा। और इस सब के कारण क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, उसके कारण इंटरेस्ट रेट कट आप भूल जाइए, ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट हाइक की नौबत आ सकता है। देखिए न्यूज़ में कभी कभी आ रहा है ऐसा ना कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, मतलब कैसे कोई ऐसा बोल सकता है। फिलहाल नियर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट हाइक, इंडिया की बात मैं बोल रहा हूँ, कोई चांस नहीं है। देखिए पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट रेट हाइक करोगे तो इकोनॉमी और भी नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं है ना, इन्फ्लेशन हमारा कंफर्ट RBI के पास 6% तक है, यहाँ तो 4% भी नहीं पहुँचा अभी। तो इस तरह का बोल देना कि इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएगा, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, मतलब सैड जोक है, अभी कोई चांस ही नहीं इंटरेस्ट रेट हाइक का। एक तो इन्फ्लेशन अभी भी कंफर्ट जोन में है, और दूसरा अगर आप कर देते हो अभी तुरंत ना, तो पहले ही इकोनॉमी में थोड़े प्रॉब्लम दिखने लगे इस लड़ाई के कारण, तब तो इकोनॉमी और भी नीचे चला जाएगा। तो इस तरह का RBI बिल्कुल ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि इंटरेस्ट रेट हाइक का कोई डिस्कशन भी होगा। हाँ, यहाँ पे स्टेटस को होगा ना इंटरेस्ट रेट कट होगा ना हाइक होगा, स्टेटस को होगा, और देखते हैं और हालात कैसे आगे बढ़ता है उसके आधार पे पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है। एनीहाउ मैं तो अपडेटेड रखूँगा ही। नंबर 2 रीज़न है, फिर से वापसी आ गया है ग्लोबल ट्रेड और टैरिफ का, फिर से वापस आ रहा है। क्यों वापस आ रहा है? क्योंकि इंडिया और US का सबसे पहले तो ट्रेड टॉक्स हो रहा है जून 1 से 4,
तो अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, नेगेटिव न्यूज़ आता है तो ऑफकोर्स उसके कारण मार्केट पे प्रेशर देखने को मिलेगा, खासकर जो एक्सपोर्ट लेड सेक्टर्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि जुलाई का जो टैरिफ डेडलाइन है वो आ रहा है। अभी फ़िलहाल वर्ल्ड में कितना टैरिफ लगा, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इच्छा के अनुसार लगा दिया था ना, किसी पे 20, किसी पे 30, किसी पे 50, जो मन में आया लगा दिया। लेकिन हाँ, फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे कैंसिल कर दिया तो एक यूनिवर्सल ना टेम्प्रोरी 10% का टैरिफ लगा दिया गया अंडर सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट के तहत, ठीक है, जो कि एक्सपायर करने जा रहा है जुलाई में, 24 जुलाई। तो यहाँ पे ये जो टैरिफ लगा था ना वो सिर्फ 150 डेज़ का लगा था, और इससे अगर बढ़ाना है तो कांग्रेस का अप्रूवल लेना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं लगता है। तो 24 फरवरी को ये टैरिफ लगा था 10% वाला, और अब ये 24 जुलाई के आसपास ये एक्सपायर कर जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ और भी टैरिफ लगाने का प्लान करें, तो इससे रिलेटेड कुछ अगर वो ट्वीट करते हैं, कुछ नेगेटिव ट्वीट करते हैं, तो उसके कारण भी मार्केट पे प्रेशर बन सकता है। इंडिया के लिए एक अच्छा खबर ये है ना कि हमारा ट्रेड नेगोशिएशन यूएस से चल रहा है, तो अगर आने वाले कुछ समय में हम किसी तरह का एक इंटरिम डील, देखिए फाइनल ट्रेड डील इतनी जल्दी नहीं होगा यूएस के साथ, उसमें कई और महीने लग जाएंगे, टाइम लगेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक टेम्पोररी ना इंटरिम ट्रेड डील भी अगर फाइनल हो जाए यहाँ पे, तो इंडिया के लिए जो टैरिफ का प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। आगे शायद हम टैरिफ वाले प्रॉब्लम में ना आए, लेकिन हाँ, अगर ट्रेड डील नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में फिर से कुछ आया कि और कुछ टैरिफ लगाएंगे, तो उस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। नंबर 3 रीज़न है वीक मॉनसून। इसे ही मैंने सैटरडे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में कवर किया था ना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD का फोरकास्ट है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है ना वो 92 to 90% के लॉन्ग टर्म एवरेजेस के 92 to 90% के आसपास होगा। मतलब कि यहाँ पे बिलो नॉर्मल मानसून का रिस्क है इंडिया पे जुलाई टू सितंबर पीरियड में। तो अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगा ना। जो रूरल डिमांड है उसमें आपको कमी देखने को मिलेगा। FMCG हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, फर्टिलाइज़र्स हो गया, उन सभी में प्रॉब्लम आएगा उनके बिजनेस में। फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क हो जाएगा, और फूड इन्फ्लेशन बढ़ा तो फ्यूल इन्फ्लेशन तो पहले ही ऊपर है, तो ओवरऑल हमारा जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है CPI वो भी बढ़ने लगेगा, जो कि बहुत अच्छी खबर नहीं है। और ये जो हमारा डिमांड कंजम्पशन ना, कंजम्पशन कैसे बनता है, रूरल डिमांड और अर्बन डिमांड, तो पहले दोनों ही डाउन थे, उसके बाद रूरल डिमांड थोड़ा वापस आया, उसके बाद अब रिसेंट टाइम्स में अर्बन डिमांड भी थोड़ा ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर फिर से रूरल डिमांड में प्रॉब्लम आने लगा तो कंजम्पशन फिर से हिट होगा और पूरे इकोनॉमी के लिए वो निगेटिव होगा। तो इस पे भी हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 मेन रीजंस हैं। और इसके अलावा ऑफ कोर्स एक तो अगर बोनस कोई पॉइंट पूछता है तो FII सेलिंग तो यूनिवर्सल है ना, वो फिलहाल ऐसा ही चलेगा। नियर फ्यूचर में वहाँ से रिस्पाइट नहीं दिख रहा है। यहाँ से अगर US जो बॉन्ड यील्ड है और ऊपर जाने लगते हैं, जो US डॉलर है और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, तो FIIs और भी ज़्यादा इंडिया से भाग सकते हैं। तो ये सब तो था प्रॉब्लम, ठीक है, कि भाई इतने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आया नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ भी आ सकता है तो उसके कारण मार्केट में पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिविटी आता है इन पॉइंट्स पे, तो स्टॉक मार्केट ऑफकोर्स उसके कारण भी गिर सकता है। तो यहाँ पे करना क्या है, तो मैं क्या करूँगा, ऑफकोर्स आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना होगा ना। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, आपका मार्केट नॉलेज क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपको डिसाइड करना होगा। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। तो मेरा तो पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ। शॉर्ट टर्म में ग्लोबल डोमेस्टिक खतरे बने रहेंगे, लेकिन इसके कारण लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को हमें नहीं रोकना चाहिए। गिरावट में पैनिक सेलिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाना चाहता है, तो बस क्वालिटी अच्छा रखना है। अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स, अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो मोस्टली लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट होकर रिटर्न्स ठीक ठाक आ जाते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।